के 5 बज रहे थे। एक किसान जैसे ही सोकर उठता है, उसे लगता है कि खेतों की तरफ चलना चाहिए। खेतों में जाकर देखना चाहिए कि कहीं कोई गाय, भैंस, कोई पशु तो उसके खेतों में नहीं गया है। साथियों, जैसे ही वह खेत के पास पहुंचता है, तो वह देखता है कि उसके खेत में ऐसा लग रहा है कि किसी को घसीट कर ले जाया गया है या फिर कोई बड़ा जानवर इधर से गुजरा है। अब वह हैरान रह जाता है कि इस तरह से कोई जानवर कैसे जा सकता है। जानवर के पतले-पतले पैर होते हैं, लेकिन यह तो काफ़ी चौड़ा जो उसका खेत है काफ़ी दबा हुआ लग रहा है। तो वो परेशान होता है और फिर उसी दबे हुए खेत से जब वो अंदर जाता है, जो उसकी फसल थी वो दब चुकी थी। उधर से जब अंदर जाता है तो अंदर जाकर देखता है कि सामने खेत काफ़ी दबा हुआ है और जब उधर जाता है तो देखता है कि सामने तो एक लड़की लेटी पड़ी है। अब उसके पास जाता है तो देखता है उसके गले से खून निकल रहा है। वह देखकर सन्न रह जाता है। उसके मुँह से आवाज़ नहीं आ रही थी। अब वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन इतना डर जाता है कि किसी को बुला भी नहीं पाता। किसी तरह से हिम्मत जुटाता है और हिम्मत जुटाकर बाहर निकलता है और लोगों को ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर बताता है कि मेरे खेत में एक लड़की की लाश पड़ी है। अब इधर लाश की बात सुनकर वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर सूचना देता है। साथियों, मौके पे जब पुलिस पहुँचती है, पुलिस देखती है कि इस लड़की को घसीट कर लाया गया है यहाँ पर और उसका गला कटा हुआ है और उसकी मौत हो चुकी है। अब इधर बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और फिर जांच पड़ताल शुरू करती है कि आखिर यह लड़की कौन है। लड़की का नाम रीमा रहता है और रीमा पास के ही गाजियाबाद क्षेत्र की रहने वाली होती है। लेकिन उसका कत्ल कौन किया है, कातिल कौन है, जब इसका खुलासा होता है तो वाकई में कहानी बड़ी हैरान कर देती है। नमस्कार साथियों, मैं विशु राय। आज कहानी उसी रीमा नाम की 18 वर्षीय लड़की की है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ गाजियाबाद की। गाजियाबाद में एक जगह लगती है वेब सिटी। वेब सिटी के पास एक खेत है। उसी खेत में 22 जुलाई को सुबह एक लड़की की लाश बरामद होती है। एक किसान जब अपने घर से निकलता है किसानी के लिए, खेत देखने के लिए, तो वह खेतों में देखता है कि एक लाश पड़ी हुई है। वह देखकर सन्न रह जाता है। वह बोल नहीं पा रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिर उसके खेतों में इस नौजवान लड़की की लाश को लेकर कौन आया होगा। अब वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही वह डर जाता है, भयभीत हो जाता है। वह कांपने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह डर जाता है कि कहीं वो किसी को बताएगा तो लोग उसे कातिल न समझ लें। लेकिन वह हिम्मत जुटाता है और हिम्मत जुटाकर खेत से बाहर आता है और 2-4 लोग, सुबह का समय रहता है जो वहाँ दिखाई देते हैं, उन्हें बुलाता है। बुलाने के बाद कहता है कि देखो, मेरे खेत में एक लड़की की, नौजवान लड़की की लाश पड़ी हुई है। अब इधर लाश की बात सुनकर लोग दौड़ते हुए आते हैं और जब खेतों की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वाकई में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। इधर अब बात आग की तरफ फैलने लगती है। आसपास के गांव क्षेत्र से लोग वहां जुटने लगते हैं कि खेत में एक लड़की की लाश मिली है। अब वो लाश को देखने के लिए जाते हैं कि वो लड़की है कौन। उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि लड़की कहीं दूर दराज की है। अब इधर फौरन ही पुलिस को सूचना दी जाती है। अब गाजियाबाद की पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसकी जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि पास के ही काजीपुरा मोहल्ले के पास की रहने वाली है लड़की है और इसका नाम रीमा है। अब रीमा के घर वालों को फ़ोन किया जाता है। जैसे ही घर वालों को फ़ोन किया जाता है कि हाँ, हमें एक लाश मिली है, यह लग रहा है कि आपकी लड़की है। अब सभी हैरान रह जाते हैं कि लड़की तो अपने भाई के साथ आ रही थी और लड़की की लाश कैसे मिल सकती है। रीमा तो अपने भाई के साथ थी। अब फ़ौरन उसके भाई पर घर वाले फ़ोन करते हैं, जिसका नाम दीपक कुमार रहता है। तो दीपक कुमार का फ़ोन बंद आ रहा था। इधर घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर दीपक को क्या हो गया, कहीं दीपक के साथ भी कुछ अनहोनी तो नहीं हुई है, दीपक ठीक ठाक तो है। फ़ौरन लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं, देखते हैं तो यह उन्हीं की लड़की रीमा रहती है। अब घर में मातम छा जाता है, रिश्तेदार जुटते हैं, सभी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कातिल कौन है। सवाल अनेकों थे, लेकिन पुलिस को अब जवाब तलाशना था। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो साथियों, एक कहानी बड़ी हैरान कर देने वाली निकल के आती है। दरअसल साथियों, आज से तकरीबन 1 साल पहले
रीमा नाम की लड़की जो गाजियाबाद की रहने वाली होती है, यह जब अपने कॉलेज जाती थी, कॉलेज के दौरान ही इसे एक लड़का जिसका नाम रंजीत रहता है, रंजीत नाम के लड़के से मोहब्बत हो जाती है। दोनों की नज़रें मिलती हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों बातचीत करते हैं और बातों बातों में खो जाते हैं। आए दिन घंटों घंटों दोनों फ़ोन पर बातें करते हैं। इधर रीमा अपने भाई और अपने घर वालों से चोरी चोरी छुप छुप कर बातें करती थी। रंजीत भी बातचीत करता था। अब प्यार का सिलसिला आगे बढ़ता गया। अब दोनों एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे। इधर जो लड़की रीमा रहती है, अब वो अपने प्रेमी से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उधर उसका प्रेमी तैयार हो जाता है, कहता है मैं तैयार हूँ, अगर मेरे घर वाले ना भी माने तो भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे शादी कर बहुत दूर लेकर चलूँगा और तुम्हें खुश रखूँगा। इधर लड़की अपनी प्रेमी की बात सुनकर बेहद खुश होती है। खुश होने के बाद वो कहती है कि मैं भी अपने घर जरूर बात करूँगी। साथियों, कुछ दिन गुजरता है। एक दिन वो हिम्मत जुटाकर कहना चाहती है कि मुझे शादी करना है, लेकिन जैसे ही वो घर वालों के सामने जाती है, सामने भाई आ जाता है और जब भाई के चेहरे को देखती है तो वो डर जाती है। वो हिम्मत नहीं जुटा पाती है। अब इधर अगले दिन जब वो प्रेमी से मिलती है तो प्रेमी कहता है, क्या हुआ, तुमने घर पे शादी की बात की है? लड़की कहती है, नहीं, मैं अपने भाई से डर रही हूँ, मैं शादी की बात कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रेमी कहता है कि ठीक है, कुछ दिन इंतजार करो, अपने आप सबको पता चल जाएगा। अब एक दिन लड़की जब अपने प्रेमी के साथ घूम रही थी, तभी दीपक कुमार उसे देख लेता है। देखने के बाद अपने बहन के पास जाता है, उसे डांट फटकार लगाता है और पूछता है, यह कौन है? तो वो कहती है, मेरा स्कूल का दोस्त है और कुछ भी नहीं है। अब वह डर जाती है। किसी तरह उस लड़के को डांट फटकार लगाकर दीपक वहाँ से हटा देता है। अपनी बहन को घर लेकर जाता है। घर लेकर जाता है तो घर वालों से कहता है कि अपनी लड़की को सुधार लो, रीमा को सुधार लो, क्योंकि रीमा अब बड़ी हो चुकी है। रीमा की जल्द से जल्द शादी कर दो, नहीं तो यह सबका नाक कटा देगी, समाज में जीने लायक नहीं छोड़ेगी। अब परिवार वाले पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है? तो दीपक कहता है कि देखो, यह आज एक लड़के के साथ घूम रही थी, अब मुझे डर है कि कहीं कोई देख ना ले। इसे समझाओ और आज से इसका बाहर जाना बंद। अब बाहर जाना बंद हो जाता है। इधर अब वह छुप छुप कर चोरी चोरी कभी कभार फोन पे बातें किया करती थी। प्रेमी कहता है कि तुम अपने घर शादी की बात करो। लड़की कहती है कि मेरी शादी कहीं और करने की बात चल रही है, मैं क्या करूं? हिम्मत जुटाती है लड़की और प्रेमी के कहने पर अपने घर कहती है कि मैं उसी लड़के से प्यार करती हूँ और मुझसे शादी करना चाहती हूँ। इधर जैसे ही शाम को भाई दीपक, जो कि दिल्ली में पेंटिंग का काम करता था, पुट्टी वगैरह लगाने का काम करता था, जब शाम को घर लौटता है देर रात, तो उसके घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी बहन एक लड़के से प्यार करती है, उसे पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है। भाई आग बबूला होता है जैसे ही यह बात सुनता है कि उसकी बहन किसी गैर लड़के से मोहब्बत करती है। अब यह सुनकर दीपक आग बबूला हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, गुस्से से आंखें लाल हो जाती है। अब यह देखकर रीमा डर जाती है। घर वाले कहते हैं कि ठीक है, दीपक बताओ क्या करना चाहिए। दीपक कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसी शादी बिल्कुल मंजूर नहीं है। घर की मर्जी से शादी होगी, लड़का हम ढूंढ कर लाएंगे, उससे शादी की जाएगी। जरूरी नहीं कि यह जिसके साथ घूमती रहे उससे कह दे तो हम उससे शादी कर दें। आज के बाद दोबारा यह बात नहीं आनी चाहिए। अब इधर रीमा शांत हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद अपने प्रेमी से बातचीत करती है और प्रेमी बार बार रीमा से कहता है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, भाग चलते हैं। रीमा कहती है, नहीं, मैं बाहर भाग कर तो नहीं जा सकती, मैं अपने घर वालों से एक बार और बात करती हूँ। अब इधर एक बार और बातचीत करने की बात आती है तो रीमा फिर से अपने घर वालों से कहती है कि मेरी उसी लड़के से शादी करा दो, मैं उसके साथ खुश रहूंगी। लेकिन घर वाले मानने को तैयार नहीं थे। भाई आग बबूला हो जाता है और फिर अपने बहन के साथ झगड़े करने लगता है, उसे डांट फटकार लगाता है। अब डांट फटकार के बाद रीमा बंद कमरे में काफ़ी परेशान हो जाती है। परेशान हो जाती है तो वो कहती है कि माँ, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं पागल हो चुकी हूँ, घर में मुझे नहीं रहना है। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है, एक काम करो, पास में ही कुछ दूर पर तुम्हारी मौसी रहती हैं, तुम भाई के साथ वहीं चले जाओ और फिर जब भाई आएगा तो उसके साथ चली जाना। इधर दीपक से जब कहा जाता है कि तुम अपनी बहन को ले जाकर मौसी के घर छोड़ दो, पहले तो दीपक तैयार नहीं होता है।
दीपक को पता था कि अब बाहर जाएगी तो हो सकता है कि अपने प्रेमी से मुलाकात करे, लेकिन घर वालों के कहने पर, जोर जबरदस्ती करने पर दीपक अपनी बहन को ले जाकर मौसी के घर छोड़ देता है। वहाँ मौसी के घर वो कुछ दिनों तक रहती है। इधर तक दीपक पेंटिंग का काम करता, घर आता, लेकिन तभी घर वाले कहते हैं कि एक काम करो कि अब अपनी बहन रीमा को जाकर लेते आओ, काफ़ी देर हो चुका है, अब उसे घर लेकर आओ। एक जवान लड़की को बाहर रखना ज़्यादा दिन तक उचित नहीं है। उस पर भी उस माहौल ख़राब चल रहा है, वो किसी लड़के से शादी करना चाहती है। अब भाई काफ़ी परेशान हो चुका था। अब वो अपने बहन से कहता है, अपने घर वालों से कहता है कि इसकी शादी जल्द से जल्द करनी होगी, मात्र एक ही रास्ता है, तभी यह उस लड़के को भूल पाएगी। घर वाले सोचते ठीक है, शादी तलाशनी चाहिए। अब दीपक 22 जुलाई को अपने काम से लौटता है और फिर अपने मौसी के घर जाता है। वहाँ नाश्ता वगैरह करता है और नाश्ता वगैरह करने के बाद रीमा से कहता है तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। रीमा कहती है कुछ दिन और रुक जाओ, बाद में मैं यहाँ से चलूँगी, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दीपक कहता है देखो मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे भी काम पर जाना रहता है, एक काम करो तुम तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। इधर रीमा तैयार हो जाती है और फिर मौसी के घर से वह एक ऑटो से उसे लेकर कुछ दूर पहुंचता है। कुछ दूर पहुंचता है तो अब रीमा से जो है दीपक बात करता है, कहता है बहुत जल्द हम तुम्हारी शादी करने वाले हैं, घबराओ नहीं। अब दोनों के बीच बहस होने लगती है तो रीमा पहले तो खुश होती है कि शायद उसी लड़के से उसकी शादी होनी है, लेकिन फिर दीपक कहता है जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा, परिवार जिसको चाहेगा उससे तुम्हारी शादी होगी और तुम्हें करनी पड़ेगी। अब इधर रीमा झगड़ा करने लगती है, कहती है कि एक काम करो तुम मुझे यहीं छोड़ दो, मैं मौसी के घर जा रही हूँ, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं शादी अपने मन से करूँगी, तुम्हारे कहने पे नहीं करूँगी। तुम कौन होते हो, तुम अपनी ज़िंदगी देखो, मुझे अपनी ज़िंदगी पता है कैसे जीनी है। अब अनेकों सवाल जवाब होने लगते हैं, दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं, हाथापाई होने लगती है। अब इसी बीच दोनों वहाँ उतर जाते हैं। अब जैसे ही अंधेरा होता है, इधर जो दीपक होता है वो अपनी बहन से बातचीत करता है, झगड़े करता है, और झगड़े होने के बाद वह देखता है कि काफ़ी सुनसान जगह है। फौरन ही एक ब्लेड लिया रहता है उसके पास, जो जिससे वो पेंटिंग वगैरह करता था, पुट्टी वगैरह लगाता था, उसी पुट्टी वाले ब्लेड से अपने बहन का गला काट देता है। और गला काटने के बाद उसे घसीटते हुए खेतों में ले जाकर यह देखता है कि वह मर चुकी है, तो वह छोड़कर फिर वहाँ से निकलता है एक दूसरी जगह। वहाँ जाता है और जाने के बाद कहता है बार्बर से कि मेरा बाल बना दो। वो कहता है इतनी रात को, कहता है हाँ बना दो। अपना बाल बनवाता है और बाल बनवाने के बाद उसका पिंडदान करता है। पिंडदान करने के बाद उसके अपनी ही बहन के लिए, भाई दीपक रीमा के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करता है और वहाँ से वह जाकर एक जगह छुप जाता है। इधर जैसे ही अगले दिन लाश मिलती है, डेड बॉडी बरामद होती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता नहीं चल रहा था कि आखिर दीपक कहाँ है, कहीं दीपक को भी तो नहीं मार दिया गया, आखिर वजह क्या है। इधर पुलिस 400 से 500 सीसीटीवी फुटेज निकालती है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि ऑटो से दीपक लेकर जा रहा है। अब इधर दीपक पुलिस से बहुत दूर नहीं था। पुलिस फौरन ही उसका लोकेशन ट्रेस करती है, फ़ोन का लोकेशन ट्रेस करने के बाद साथियों पुलिस काजीपुरा के एक झोपड़ी वाले इलाके में पहुंचती है और वहां से उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर पूछती है कि आखिर तुमने अपने बहन को क्यों मारा। दीपक कहता है मैंने तो उसका पिंडदान कर दिया है, उसके तो आत्मा को शांति मिल चुकी होगी, अगर वह आज मेरी बात मानती तो वह जिंदा रहती। मेरी बात उसने नहीं मानी, इसलिए मैंने उसको मारा और उसका पिंडदान कर दिया। अब इधर साथियों पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर बहन के कत्ल के जुर्म में जेल तो भेज देती है। लेकिन जब यह घटना या हकीकत परिवार वालों के सामने आती है, लोगों के सामने आती है, तो लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर हमारे समाज में ये ऑनर किलिंग, सम्मान के लिए किसी का कत्ल कर देना कहाँ तक जायज है। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाला जा सकता है। साथियों आपकी क्या राय है, कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहानी को सुन सकें। नमस्कार, जय हिंद।